स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। स्वर और व्यंजन हमारे यहाँ पर समाप्त हो गए थे। अब आता है हमारा शब्द विचार। देखिए शब्द क्या होता है, पहले डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद इसको करते हैं। तो शब्द क्या होता है, हमने वर्ण पढ़े थे। वर्ण में दो टाइप के वर्ण पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। बीच में जो आ जाते हैं अयोग व अंक और अह। अब शब्द क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ सार्थक ध्वनि समूह। क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाएगा, शब्द। अब सार्थक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो शब्द वही कहलाएगा जो सार्थक होगा, किसी न किसी अर्थ को क्या करेगा, बताएगा, तो वो क्या कहलाता है, शब्द। तो शब्द की परिभाषा आप लोगों को आ गई होगी। क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक। क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है वर्णों के मेल से बना हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने वर्ण ही पढ़ रखे हैं, क्रम से ही हम लोग चल रहे हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ, लेकिन क्या आएगा, सार्थक ध्वनि समूह। यहाँ पर क्या कह देंगे, सार्थक ध्वनि समूह। तो ये सार्थक ध्वनि समूह जो है यही कहलाता है शब्द। अब शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, तो ये क्या हो गया, शब्द। जब हम शब्दों को आपस में मिलाएंगे तो बनेंगे हमारे वाक्य। अब जब शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था उस समय एक बात बताई थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, और सबसे बड़ी इकाई या सार्थक इकाई, बड़ी नहीं कहेंगे, सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य। पहुंचना हमें वाक्य तक है, वाक्य से आगे ही हम अपना व्याकरण शुरू करेंगे। तो आज हम पहुंच गए शब्द तक। अब पढ़ते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कहिए या प्रकार कहिए, अलग अलग प्रकार से होते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है, रचना के आधार पर। पहला क्या आ जाएगा, रचना के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा आ जाता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, कि कैसे कैसे बने हैं, इस आधार पर आप शब्दों को कितने भागों में बांटोगे। क्या कह देंगे, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा आ जाता हमारा अर्थ के आधार पर। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें क्या होता है, मन के भावों के आधार पर हमारे शब्द बने हैं। और चौथा आ जाएगा व्याकरण के आधार पर। अगला क्या आ जाएगा हमारा, व्याकरण के आधार पर। आप देखिए, आप लोग अगर आपसे एक साथ पूछा जाता है ना कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, हम रचना वाले को ही लेकर के चलते हैं। अगर सीधे पूछेगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर कहेगा 5 प्रकार के हो जाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर आ जाएगा 8 प्रकार के आ जाते हैं। 8 प्रकार के क्या होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, सार्थक, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक, विलोम शब्द, पर्यायवाची। तो ऐसे करके क्या हो जाएंगे, 8। और व्याकरण के आधार पर 2 प्रकार के हो जाते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी क्या होता है, जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल, इनके कारण परिवर्तन हो जाता है, विकारी। क्या हो जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी क्या होता है, जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी कहलाते हैं। अगर अलग अलग आपसे पूछेगा, व्याकरण के आधार पर बताइए, उत्पत्ति के आधार पर बताइए, रचना के आधार पर बताइए, प्रयोग के आधार पर बताइए, तो आप उसी आधार पर बताओगे। लेकिन सीधे अगर आपसे पूछा जाएगा कि शब्द के कितने भेद हैं, तो हम क्या लेंगे, रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब रचना के आधार पर शब्द के भेद को लेकर के चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो रचना के आधार पर अगर हम देखते हैं शब्द के भेद, तो रचना के आधार पर क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता हमारा रूढ़, दूसरा हो जाता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक तथ्य बताऊंगी। देखिए, वैसे तो क्या होता है कि रचना के आधार पर पूछा जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। बहुत हायर लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत डीप आप पढ़ रहे हो, बहुत डीप आपका पेपर आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है, आपसे क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न। ठीक है, इन दोनों को ही जो सामूहिक रूप से कह देंगे, ये शब्द क्या होते हैं, व्युत्पन्न शब्द होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं। क्या कह देंगे, जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं, या शब्दांशों, शब्दांश क्या होते हैं, या तो प्रत्यय हो जाएगा या उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यौगिक और योग रूढ़ हैं,
इनको एक साथ अगर बोल देंगे व्युत्पन्न शब्द, तो वैसे हम क्या कहेंगे, 3 ही कहेंगे, 2 मत कहिए, 3 ही कहेंगे। कभी व्युत्पन्न आ गया तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये शब्द कहीं भी सुना नहीं, या ये चीज़ कहाँ से आ गई है, नहीं आ गई हिंदी में, नया कुछ नहीं है। हिंदी में जो है आपको पता है कि सिलेबस आपका इतना ही होता है, वहीं से आएगा। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ को पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका क्या होता है, एक प्रचलित अर्थ होता है, इनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा, ऐसा नहीं कि निरर्थक हैं, सार्थक शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा और उसी अर्थ को ये बताएंगे, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। अगर आप इनको तोड़ोगे तो इनके आप खंड नहीं कर सकते, अगर खंड हो भी गए तो ये खंड अलग अलग अर्थ नहीं बता पाएंगे। तो क्या कहेंगे, ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ होता है, ठीक है, और अर्थ क्या होता है इनका, प्रचलित अर्थ होता है। क्या कहेंगे, आप डेफिनेशन भी लिखिए, ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ को ये बताते हैं और अर्थ ऐसा होगा, प्रचलित अर्थ होगा, हमेशा वही अर्थ उसका आएगा। लेकिन अगर आप इसके खंड करना चाहोगे तो आप इनके खंड नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, खंड नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी अगर आपने इनके खंड कर दिए तो हर खंड अपना अर्थ बताने में असमर्थ हो जाएगा। जैसे हमने क्या कह दिया, एक शब्द ले लिया राम, या कह लीजिए फल, या हमने कह दिया जल, या क्या कह दिया नमक, या बोल दिया उल्लू। अब ऐसे शब्द हैं, अगर आप इनको तोड़ना चाहोगे भी तो भी आप इनको तोड़ नहीं सकते। हमने फल को तोड़ा, ठीक है, फल को 2 भागों में तोड़ा, फ और ल। ये तो क्या हो गया, दोनों ही वर्ण अलग हो गए। आपको दिखा कि दोनों वर्ण अलग हो गए। आप फ का अर्थ क्या बताएंगे, आप ल का अर्थ क्या बताएंगे, कुछ नहीं बता सकते, आप है ही नहीं। तो क्या कहेंगे कि ऐसे शब्द जो किसी प्रचलित अर्थ को बताते हैं, कोई ना कोई इनका अर्थ होता है, उसी अर्थ को लेकर के चलेंगे। अगर आप तोड़ेंगे, खंड करना चाहेंगे तो इनके कभी भी खंड, किसी भी कंडीशन में इनके खंड नहीं हो सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपने इनके खंड कर दिए तो ये खंड अपने अर्थ को बताने में असमर्थ होते हैं। अब कभी पूछ लिया, आपको रूढ़ शब्द नहीं दिया, इनके 2 और नाम अलग से दे दिए, तब क्या करेंगे, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, जो रूढ़ शब्द हैं, इसे ही हम बोल देते हैं मूल शब्द। मूल जड़ होती है ना, जड़, उसको आप क्या कर सकते हो, खंडित नहीं कर सकते, मूल ही यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और मूल शब्द नहीं आएगा तो दूसरा आ जाता है अयौगिक शब्द, यानी कि जो यौगिक नहीं है, अ आगे से आ गया तो हमने इसको क्या बना दिया, विलोम हो गया, ठीक है। जो यौगिक नहीं है, दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बन रहा है, यौगिक कब होगा, जब दूसरे शब्दों के मेल से बनेगा। ये तो अकेला है, ठीक है, इसको आप तोड़ना चाहेंगे, खंड नहीं हो पा रहे, तो क्या कहेंगे, अगर आपसे मूल शब्द पूछ लेता है, अयौगिक शब्द पूछ लेता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप वही करिए जो आप रूढ़ शब्द में करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न का क्या अर्थ होता है, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों और शब्दांशों के मेल से बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह देंगे, 2 या 2 से अधिक, कंपलसरी नहीं है कि 2 ही होंगे, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों। अब ये शब्दांश क्या होते हैं, इनको आप समझिए, ठीक है। शब्द तो आपको पता है, शब्द प्लस शब्द मिल जाएगा तो हो गया क्या आपका शब्द। अब लेकिन यहाँ पर शब्दांश 2 होते हैं, या तो यहाँ उपसर्ग लगा होगा या यहाँ पर प्रत्यय लगा होता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय को बोला जाता है शब्दांश, यानी कि शब्द का अंश। पूछा गया था अभी क्वेश्चन कि जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो पहले लगेंगे तो उपसर्ग हो जाएगा, अंत में लगेंगे प्रत्यय। तो जहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न के फिर से 2 भाग हो जाते हैं, एक हो जाता हमारे यौगिक, एक हो जाता हमारा योग रूढ़। अब यौगिक क्या है, ऐसे शब्द, डेफिनेशन यही आप लोग लिख लीजिए, जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बनते हैं या शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, हम यौगिक शब्द बोल देते हैं। अब यौगिक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए रूढ़ में क्या बताया था मैंने, आप खंड नहीं कर सकते। रूढ़ में एक ही चीज़ बताई थी, आप खंड नहीं कर सकते हैं। यहीं पर मैं अगर आपको यौगिक बताऊंगी ना, तो यौगिक में आप क्या हो जाएगा, खंड कर सकते हैं। अगर आप इनको तोड़ेंगे ये इजीली टूट जाएंगे, इनके खंड हो जाएंगे, और जो इनके 2 खंड होंगे, 2 के 2 खंड अपना अर्थ बताने में समर्थ होंगे, दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ निकलेगा।
जैसे यहाँ पर एक शब्द आ जाता है विद्या धन आलय, तो ये क्या हो जाता है विद्यालय। आपको एक शब्द दे दिया विद्यालय में, बताइए कौन सा शब्द है। तो आप इसको तोड़ करके देखिए, दो खंड बने, विद्या अलग हो गया, आलय अलग हो गया। विद्या का मतलब होता है शिक्षा और आलय का मतलब हो जाता है घर। विद्या ने भी अपना अर्थ बताया, आलय ने भी अपना अर्थ बताया, तो यहाँ पर क्या हो गया विद्यालय बन गया। यानी कि एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों, ये भी शब्द है ये भी शब्द है, यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि उपसर्ग लगा है प्रत्यय लगा है, ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, शब्द और शब्द के योग से बना है, यानी कि ये यौगिक शब्द है। टुकड़े करे दो खंड बने, दोनों खंडों ने अपना अलग अलग अर्थ बताया, तो क्या कहेंगे यौगिक शब्द। एक आ जाता है प्रधानमंत्री, क्या आ जाएगा प्रधानमंत्री, तो इसको अगर हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रधान और मंत्री। प्रधान का अर्थ भी आपको पता है जो सबसे उच्च होगा, और मंत्री जो मंत्री है, तो दो खंड कर रहे हैं, दोनों खंड अपने अर्थ को बता रहे हैं, अर्थात ये क्या हो गया हमारा यौगिक शब्द हो गया। इसमें क्या आ जाता है और काली मिर्च इसमें आ जाएगा, घुड़सवार इसमें आ जाएगा, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय वाले आ जाएंगे, जैसे अनुचर कह लीजिए, अनुगामी कह लीजिए, यहाँ पर क्या है उपसर्ग लगे हुए हैं। प्रत्यय पंडिताइन आप लोगों ने कह दिया, सब्जी वाला आप लोगों ने बोल दिया, तो ऐसे शब्द जो क्या है या तो दो शब्द और शब्द, मूल शब्द प्लस मूल शब्द के योग से बना है, या उपसर्ग प्लस शब्द या प्रत्यय प्लस शब्द, तो ये क्या कहलाएगा आपका यौगिक शब्द। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के कि यौगिक शब्द क्या होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अलग अलग आ जाते हैं, जैसे हम क्या बोल देंगे पंडिताइन, तो क्या हो जाएगा पंडित प्लस आइन, या बोल दिया हमने सब्जी वाला, सब्जी वाला मूल शब्द था सब्जी प्लस उसमें वाला क्या लगा दिया हमने प्रत्यय। हमने कहा अनुगामी, अनुगामी मूल शब्द है हमारा अनु और प्रत्यय, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही, अनु क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग और गामी क्या हमारा शब्द, तो यहाँ पर उपसर्ग प्लस शब्द, यहाँ शब्द प्लस प्रत्यय। विद्यालय में मैंने आपको बताया था मूल शब्द प्लस मूल शब्द, तो आप समझिए इसको, कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन निकलेगा क्या निकलेगा कि दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से जो शब्द बन रहे हैं वे क्या कहलाएंगे हमारे यौगिक शब्द। तोड़ेंगे तो खंड हो जाएंगे, हर खंड अपना अलग अलग अर्थ बताने में समर्थ हो गया। अब यहाँ चलते हैं हम योग रूढ़। अब देखिए बच्चों यहाँ पर योग और रूढ़ दोनों एक साथ आ गया है, यानी कि ये शब्द ऐसा है जो यौगिक है। कैसा है यौगिक है, यौगिक है मतलब क्या हो जाएगा शब्दों और शब्दांशों के मेल से बना हुआ है। क्या कह देंगे शब्दों और शब्दांशों के मेल से बना है, इसका मतलब क्या हो गया ये यौगिक है। लेकिन इसके बाद हम इसमें रूढ़ भी तो कह दे रहे हैं। अब क्या मतलब निकला कि ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से तो बना है लेकिन किसी अर्थ विशेष को ही बताएगा या प्रचलित अर्थ को ही बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा प्रचलित अर्थ को ही बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका योग रूढ़। खंड करोगे, खंड दो खंडों में विभाजित हो जाएगा, इजीली विभाजित हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अर्थ इसका एक प्रचलित निकलेगा, विशेष अर्थ को बताएगा। अब हमारे यूके ट्रिपल एससी से समास तो हटा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक हम समास पढ़ते थे बहुब्रीहि समास। उसमें कहा जाता था कि ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाएगा, किसी प्रचलित अर्थ को ही बताएगा, अर्थ विशेष में क्या हो जाएगा रूढ़ हो जाएगा। कुल मिलाकर के क्या कहेंगे अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाएगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब योग रूढ़ शब्द कैसे आते हैं, देखिए हमने लिखा पंकज। ठीक है, हमने क्या लिखा पंकज। पंकज होता है कमल का पर्यायवाची। अगर आपसे कमल कहा जाएगा कैसा शब्द है, हम कहेंगे रूढ़ है। क्यों है, खंड कर रहे हैं नहीं हो पा रहे, हर खंड अपना अर्थ नहीं बता रहा है, इसी का एक पर्यायवाची आपको दे दिया जाएगा पंकज। पंकज का अर्थ क्या होता है इसको पहले हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि यौगिक भी तो है, रूढ़ के साथ साथ ये यौगिक भी है। यौगिक है इसका मतलब ये टूटेगा, टूटेगा तो तोड़ लेते हैं। पहला तो आ जाएगा पंक धन ज। पंक धन ज, पंक का अर्थ होता है बच्चों कीचड़। क्या कहेंगे कीचड़।
और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। क्या हो जाएगा? उत्पन्न होने वाला। एक साथ बोल दीजिए, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। अब अर्थ विशेष में ये क्या हो गया? रूढ़। कमल को हमने रूढ़ बोला था, अर्थ विशेष में कमल ही हो गया। लेकिन क्या कमल के अलावा कोई चीज़ कीचड़ में उत्पन्न नहीं होती है? बहुत सी सारी चीज़ें आपको कीचड़ में उत्पन्न दिखेंगे। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो कीचड़ में उत्पन्न हो जाते हैं। दुनिया भर के कीड़े मकोड़े आपको कीचड़ में दिखाई देंगे, क्योंकि उत्पन्न की बात कह रहे हैं हम, प्लांट्स की बात नहीं कह रहे, किसी फूल की ही बात नहीं कह रहे। पंख का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। तो अर्थ विशेष में क्या हो गया? रूढ़ हो गया। एक शब्द आपने कह दिया जलधि। क्या बोल देंगे? जलधि। जल धन धी अर्थात जल को धारण करने वाला, और इसका अर्थ लिख देते हैं हम समुद्र। अब जल को धारण करने वाला, नदियां जल को धारण करती हैं, नाले जल को धारण कर देते हैं, झरने जल को धारण करते हैं, तालाब धारण कर देते हैं, आपके घर की बाल्टी भी जल को धारण कर सकती है, एक गिलास जल को धारण कर सकता है। लेकिन हमने क्या कहा? जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। अर्थ विशेष में तो क्या हो गया? रूढ़ हो गया, और नहीं तो खंड किए तो खंड भी हो गए, अर्थात क्या हो गया? योग रूढ़। दशानन, रावण का बहुत बार पढ़ते हैं दशानन, ठीक है। दस धन आनन अर्थात 10 हैं जिसके मुंह। अब यहाँ पर इसका अर्थ हमेशा क्या होता है? रावण। लंबोदर कहा जाता है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। अब लंबा है जिसका उदर अर्थात तो लंबा आपको पता ही है, उदर का मतलब होता है पेट। बहुत सारे मनुष्य आपने देखे होंगे जिनके पेट बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे। यहाँ पर लंबोदर में क्या आएगा? केवल गणेश का ही नाम क्या आ जाएगा? लंबोदर में। अब ये तो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही होती हैं, लेकिन हम एग्जाम में देखते हैं कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं इससे थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें वहाँ पर दिख जाती हैं, फिर कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे हो गया। तो इस पर आपको थोड़ा सा 2-1 शब्द बताती हूँ जो आ सकते हैं, जिनकी उम्मीद आने की होती है। जैसे एक हमेशा आ जाता है खटमल, इसको याद कीजिए, खटमल। ये आपको परमानेंटली अपने दिमाग में बिठा लेना है कि खटमल क्या है? योग रूढ़ है। योग रूढ़ कैसे होगा? तो खाट, खाट का मतलब होता है चारपाई, और चारपाई में उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का जीव। तो इसको हमेशा कोई भी जीव उत्पन्न हो जाए, घुन क्यों ना लग जाए, दीमक क्यों ना लग जाए, लेकिन खटमल ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा खटमल। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कहा जाता है शिवजी के लिए। अक्षत, और इसके अलावा आ जाता हमारा खग। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको बार बार दिखाई देंगे, जिनके लिए आप क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द हैं। इनके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि खग बहुत छोटा सा शब्द है, आप तोड़ोगे टुकड़े नहीं हो पाएंगे, आपको वो वाली समस्या यहाँ पर आ सकती है। लेकिन खग क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। इसको आपको परमानेंटली अपने दिमाग में बिठा के चलना होगा कि खग कैसा होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। तो ये तो क्या हो गया हमारा? रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो क्या क्या कह देंगे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये क्या है? रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब इसके अलावा अलग अलग प्रकार से भी शब्द के भेद कहे जाते हैं। अब अलग अलग मैंने आपको बता दिया। जैसे एक था उत्पत्ति के आधार पर। अब यहाँ से देखो बच्चों, व्याकरण थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग क्या होता है? इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। अब उत्पत्ति के आधार पर हमने कहा 5 प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाएगा हमारा? तत्सम। दूसरे होते हैं तद्भव। तीसरे आ जाते हैं हमारे विदेशी। चौथे आ जाते हैं हमारे देसी, और 5वें आ जाते हैं संकर। ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पर है। तत्सम, तत् धन सम, यानी कि उसके समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम। तत्सम तद्भव को एक साथ समझते हैं। अब ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए हुए हैं, लेकिन हमारे बोलचाल की भाषा में ऐसे प्रचलित हो गए हैं कि हमने उनके थोड़ा सा क्या है? रूप को परिवर्तित कर दिया है। या हिंदी में जो शब्द बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। हमने जब यहाँ पर आम्र कहा तो तद्भव में इसको हमने बना दिया आम। संस्कृत में बोला जाता था क्षेत्र, हिंदी में आते आते हमने इसको बना दिया खेत। या कार्य कह लीजिए, संस्कृत में था कार्य, हिंदी में आ गया काज। अभी एक पेपर में आया था मुष्टिका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मुट्ठी।
तो ये क्या हो जाते हैं हमारे बहुत सारे बच्चों, इनकी लिस्ट इतनी है, आप जितनी किताबें आप पकड़ेंगे हर किताब में आपको नए नए मिलेंगे। ये आपको बस याद करना है, कुछ चीज़ें क्या होती हैं आपको याद ही करनी होती हैं। दूसरा आ जाता है विदेशी। तो विदेशी भाषा में हमारे बहुत शब्द आते हैं, अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, तुर्की के, पश्तो के, पुर्तगाली के, जापानी के, चीनी के। ठीक है, तो अरबी का क्या हो जाएगा, जैसे अखबार हो गया, कुर्सी हो गई है, अदालत हो गया है, वकील हो गया है, ये क्या होते हैं अरबी के। फारसी में क्या आ जाता है, जैसे गुलाब हो गया, गुलदस्ता हो गया है, दवा, दारू, दुकानदार, ये चीज़ें क्या हो जाती हैं फारसी की हो जाती हैं। तुर्की भाषा में क्या हो जाता है, जैसे दरोगा हो गया, बंदूक, चाकू, ये क्या हो जाते हैं तुर्की के। पश्तो में क्या हो जाएगा, जैसे अटेरन हो गया है, या क्या हो जाएगा खर्राटा हो गया है, गड़बड़ी, हड़बड़ी, चक चक, चमचम, इस टाइप के शब्द किसके हो जाते हैं पश्तो के। पुर्तगाली में आप दैनिक जीवन में जो जो हमारे प्रयोग हो रहे हैं, हमने कहा पपीता खा रहे हैं हम, संतरा हो गया, बाल्टी, आलपिन, अलमारी और स्त्री। ठीक है, उधर हमने क्या कहा था, तुर्की में कहा था बंदूक, तो यहाँ क्या हो जाएगी पिस्तौल। जापानी के तो दो ही पूछता है वो, या सुनामी पूछेगा या रिक्शा पूछेगा, वो रटी रटाई चीज़ें हैं, बार बार वही शब्द आते हैं, सुनामी और रिक्शा। चाय, चीनी, लीची, ये किसके आ जाएंगे आपके चाइनीज भाषा के। तो यहाँ से जो शब्द आएंगे ये आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कुल मिलाकर के रटिए मत आप, थोड़ी 2-4 बार आप उसको पढ़ेंगे, आपको इजीली वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और जितना आप अलग देखिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा नए मिलेंगे। ल्यूसेंट पढ़ेंगे वहाँ पर आपको अलग मिलेंगे, पनेरी जी की बुक पढ़ेंगे वहाँ पर आपको अलग मिलेंगे। तो जितनी किताबें पढ़ेंगे इनका भंडार क्या हो जाएगा अथाह, लेकिन आते कुछ लिमिटेड ही हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है देसी। देसी शब्द ऐसे होते हैं कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या है अलग ही उत्पन्न कर दिए। अगर इनकी उत्पत्ति पूछी जाएगी ना, कहीं से नहीं हुई है, कहीं से नहीं हुई है, बोलते बोलते हमारे उसमें आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाता है, जैसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, पेड़ बोल दिया, या यहाँ पर बोल दिया थैला, या क्या बोल दिया है लड्डू, और क्या आ जाता है नाना, नानी, या क्या बोल देंगे लड़का, लड़की, या पगड़ी। इसके अलावा क्या आ जाएगा पेट। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप ही उत्पन्न हो गई है। ऐसा नहीं कहेंगे कि संस्कृत से आए, अरबी से आए, फारसी से आए, तुर्की से आए, खुद ही बन गए हैं बोलते बोलते। आप आज एक नया शब्द बोल दीजिए, 2-4 दिन अपने मित्रों के सामने बोलिए, 4-5 दिन के बाद वो शब्द घूमने लग जाएगा आपकी डिक्शनरी में। डिक्शनरी कौन सी, बोलने वाली। तो यही चीज़ें हैं जो अपने आप उत्पन्न हो गए। अब क्या आता है संकर। संकर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के योग से जो बना हुआ है। हाइब्रिड बोलते हैं आप लोग, हाइब्रिड। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में जिसको आपने हाइब्रिड बोला वही संकर हो गया, मतलब दो भाषाओं के योग से बना होगा। आप यहाँ पर कह देंगे ना रेलगाड़ी, अगर इसके खंड करेंगे रेल प्लस गाड़ी, तो रेल तो है अंग्रेजी भाषा का शब्द और गाड़ी हो गया हमारा हिंदी भाषा का। या बोल दीजिए तहसीलदार, क्या बोल दिया हमने तहसीलदार, तो एक शब्द तो आया हमारा तहसील और दूसरा आ गया दार। तहसील क्या था अरबी भाषा का और दार क्या था यहाँ पर फारसी भाषा का। या बोल देते हैं लाठी चार्ज हो गया, लाठी हो गई हिंदी भाषा की, चार्ज हो गया अंग्रेजी भाषा का। तो जो दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं वो क्या होंगे संकर। ये क्या हो गया उत्पत्ति के आधार पर। फिर क्या आ जाता हमारा व्याकरण के आधार पर, तो दो प्रकार के होंगे विकारी अविकारी। ठीक है, जिसमें विकार हो रहा विकारी, जिसमें नहीं हो रहा अविकारी। और उसके अलावा अर्थ के आधार पर तो 8 मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो इन चीज़ों को आप आराम से याद करिए। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में।